हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। मैं हितेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का ज्ञान कोश यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। देखिएगा, आज से 18 जून और 18 जून से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी वो हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो में हम 18 जून से जितनी भी करंट अफेयर्स बनेगी वो सारी की सारी करंट अफेयर्स पे हम आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिएगा शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स। सबसे पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है कि सबसे पहले कि राजा या रज परबा महोत्सव एक महोत्सव है जो कि क्योंकि आपके एग्जाम्स में महोत्सव भी पूछे जाते हैं, तो अब एक महोत्सव है कि इसे राजा कहें या रज कहें। ये रज परबा महोत्सव जो है ये किस राज्य में, कौन से राज्य ने अब ये महोत्सव मनाया है। तो देखिएगा, यहां से अब आप लोगों के पास कितने ऑप्शन है? 4 ऑप्शन है। तो 4 ऑप्शन में से आपने सही जवाब को बताना है। तो यहां से देखिएगा कि राजा या रज परबा जो महोत्सव है ये ओडिशा राज्य के द्वारा मनाया गया है। यानी कि इस पहले प्रश्न का जो आपका जवाब होगा वो होगा ए ऑप्शन, ओडिशा राज्य के द्वारा। तो ओडिशा राज्य में ये मनाया गया है। अब मैं बात करता हूं आपसे और भी जानकारी। देखिएगा, अगर ओडिशा में मनाया गया है तो ओडिशा के सीएम कौन है? नवीन पटनायक। क्योंकि ये छोटी छोटी जानकारियां जो है ये भी हमारी यहीं के यहीं रिवाइज हो जाती है, इसलिए मैं बताता हूं। नवीन पटनायक सीएम है। राज्यपाल की अगर हम बात करें तो गणेशी लाल है। दूसरा ऑप्शन आप लोगों के सामने मेघालय। मेघालय के सीएम कौन है? चीफ मिनिस्टर कौन है? मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो सत्यपाल मलिक। ऑप्शन नंबर 3 पे लिखा है नागालैंड। नागालैंड के सीएम कौन है? नेफ्यू रियो। और राज्यपाल कौन है? RN रवि। तो ये जानकारियां मिली। अंतिम ऑप्शन आप लोगों का आता है सिक्किम। तो सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन है? PS तमांग, प्रेम सिंह तमांग। और उसके साथ साथ में राज्यपाल की अगर मैं बात करूं तो गंगा प्रसाद जो है वे सिक्किम के वर्तमान में कौन है? राज्यपाल है, गवर्नर है। तो ये तो 4 ऑप्शन से हमें जानकारियां मिली, लेकिन इनके साथ साथ जानकारियां देख लीजिएगा कि जो रज या राजा पर्व महोत्सव है ये ओडिशा राज्य में मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि कृषि वर्ष का स्वागत और बधाई के उपलक्ष्य में। कृषि वर्ष का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब मॉनसून आती है, उनका मतलब ये हो कि अब कृषि के लिए अब कृषि करने के लिए उपयुक्त जलवायु आ गई है, उपयुक्त पानी की उपलब्धता आ गई है, तो इसीलिए इसको मनाया जाता है। इसके बाद एक बात और भी है कि गर्मी के महोत्सव के अंत और मॉनसून के आगमन के लिए भी ये मनाया जाता है। क्योंकि जैसे ही बरसात आती है, जैसे ही मॉनसून आती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अब गर्मी का जो महीना है, गर्मी के जो दिन है वो अब जाने वाले हैं और साथ साथ मॉनसून आ गई है, परिवर्तन होने वाला है मौसम में। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि इसको मैं बात करूं कि ये जो रज या राजा पर्व महोत्सव है ये धरती माता या भूमि देवी को समर्पित है। अब एक बात और भी पूछी जा सकती है कि ये जो त्योहार है, ये जो महोत्सव है किसे समर्पित है? तो भूमि को समर्पित है, धरती माता को समर्पित है। और एक बात और समझिएगा कि इसी त्योहार का एक नाम और भी है। क्या नाम है? मिथुना संक्रांति। मिथुना संक्रांति भी इसी त्योहार को कहा जाता है। उसके बाद ये जानकारी मिली, लेकिन देखिएगा इसका आयोजन कब से कब तक हुआ? तो इसका आयोजन 3 दिवसीय है। 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक 14 तारीख से लेकर के 16 तारीख तक इसका आयोजन किया गया। ठीक है, 3 दिवसीय महोत्सव है। और जो 3 दिन होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिनों को अलग अलग रूप से भी मनाया जाता है। जैसे इससे पहले मैं बात करता हूं कि किसके द्वारा मनाया गया, तो उड़ीसा पर्यटन विकास निगम के द्वारा इसे आयोजित किया गया। और ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें महिलाओं को घर का जो काम होता है उनसे छुट्टियां मिल जाती है। महिलाएं जो है वो 3 दिन कोई कार्य नहीं करती है, वे इंडोर गेम्स भी खेलती हैं इसमें। ठीक है, अब मैंने जैसे कहा कि 3 दिन मनाया जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों दिन को अलग अलग रूप से मनाया जाता है। तो जो पहला दिन है उसे पहली राजा के रूप में मनाया जाता है, दूसरे दिन को राजा संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और तीसरे दिन को भूमि दहना या बसी राजा कहा जाता है। तो ये 3 दिन जो है, इन तीनों दिनों को अलग अलग रूप से मनाया जाता है, अलग अलग नाम दिया जाता है। ठीक है, ये जानकारी यहां से मिली। अब मैं आपको और इंपॉर्टेंट जानकारी देता हूं, क्योंकि ओडिशा में मनाया गया। तो ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। राजधानी कहां है? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर से आपके पिछले एग्जाम्स का आया हुआ प्रश्न बताता हूं कि भारत देश का मंदिर शहर कौन सा है? भारत देश का मंदिर शहर कौन सा है? तो भुवनेश्वर है। क्यों? क्योंकि भुवनेश्वर में 700 से अधिक मंदिर है। भुवनेश्वर एक ऐसा शहर है जिसमें 700 से अधिक मंदिर है। और 700 से अधिक मंदिर जो हैं वे लगभग भगवान शिव को समर्पित है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कुछ मुख्य मंदिरों के नाम बताता हूं। जैसे भगवान शिव का लिंगराज मंदिर,
बिंदु सागर, भुवनेश्वर मंदिर, श्री केदार गौरी मंदिर, श्री मुक्तेश्वर सिद्धेश्वर मंदिर, राजा रानी मंदिर, श्री आनंद वासुदेव मंदिर, मंदिर बाबा ढालबेश्वर मंदिर, श्री रामेश्वर मंदिर। ये ऐसे मंदिर है जो कि मुख्य रूप से वहां पर केंद्र है मंदिरों का, ठीक है। लेकिन मैंने जैसा कि बताया कि लगभग 700 मंदिर है वहां पर, और 700 मंदिरों में लगभग जो मंदिर है वो किसे समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। तो ये सारी जानकारियां आज मैं पहले प्रश्न से आप लोगों के लिए लेके आया था। इतनी सारी जानकारियां जो है वो आपको पहले क्वेश्चन से ही मिल जाती है। उसके बाद हमारा पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरा प्रश्न अब आप लोगों की स्क्रीन पे आ जाता है, देखिएगा। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है कि कौशल ग्रामीण युवाओं के लिए अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने कौशल ग्रामीण युवाओं के लिए, कि जो ग्रामीण के लोग हैं, ग्रामीण के जो युवा लोग हैं, उनके लिए जो अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन है, इसने किसके साथ में समझौता कर लिया है? अंबुजा सीमेंट ने किसके साथ में अब समझौता कर लिया है? तो यहां से देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, जिसमें से नाबार्ड, NABARD, नाबार्ड के साथ में अब ये समझौता जो है ये अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन ने कर लिया है। तो ये जानकारी मिली। अब देखिएगा, पहले पढ़ेंगे 4 ऑप्शन। सबसे पहले लिखा है विश्व बैंक, यानी कि इसको कहते हैं वर्ल्ड बैंक, WO, वर्ल्ड बैंक भी इसको कहते हैं। अब मैं बात करता हूं कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी, और इसके अगर मैं अध्यक्ष की बात करूं, प्रेसिडेंट की अगर मैं बात करूं, तो कौन है? डेविड मालपास है। समझ में आई बात? उसके बाद देखिएगा सबसे पहले का, अब ये दोनों के जो दोनों है, जैसे कि ऑप्शन बी और सी, ये दोनों के दोनों गैर सरकारी एनजीओ है, गैर सरकारी संगठन है, जिसमें सबसे पहला लिखा है प्रथम एनजीओ की स्थापना कब हुई थी? 1994 में, और इसके सीईओ कौन है? रुक्मणी बनर्जी। इसके साथ में गिव इंडिया, जिसकी स्थापना 1999 में 1999 में हुई, और इसके वर्तमान में लीडर कौन है? अतुल सतीजा जो है वे गिव इंडिया के वर्तमान में कौन है? लीडर है, अध्यक्ष है, ठीक है। अब मैंने कहा कि नाबार्ड के बारे में भी जानकारियां पढ़ेंगे, लेकिन वो आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। तो ये जो समझौता किया गया है ये किसके साथ किया गया है? ये अंबुजा सीमेंट और नाबार्ड के बीच में हुआ है। अंबुजा सीमेंट ने नाबार्ड के साथ में समझौता किया है। कारण क्या है कि इसका उद्देश्य जो है वो ये है कि जो ग्रामीण समुदाय है, ग्रामीण समुदायों को मजबूत करना, ग्रामीण समुदाय का सशक्तिकरण करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और एक बात और ध्यान रखिएगा कि इसके तहत जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल प्रशिक्षण मतलब तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसके द्वारा वे युवा अपने लिए रोजगार के अवसर ढूंढ सकेंगे, अपने रोजगारियों को अपने जो बेरोजगारियां हैं उनको समाप्त कर सकेंगे, रोजगार के नए नए अवसर ढूंढ सकेंगे। इसीलिए उन्हें तकनीकी और कौशल के लिए यह प्रशिक्षण दिया जा रहा है। समझ में आई बात? अब देखिएगा, हमने नाबार्ड के बारे में नहीं पढ़ा था और ना अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के बारे में पढ़ा है। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के बारे में, क्योंकि ये सारी जानकारियां जो है ना ये आपके लिए जरूरी है। ऐसे प्रश्न भी आपके आते हैं। देखिएगा, स्थापना कब हुई थी? 1993 में। मुख्यालय कहां पे? मुंबई महाराष्ट्र में है। निदेशक और सीईओ कौन है? पर्ल तिवारी। और अगर मैं बात करूं अध्यक्ष कौन है, तो नरोत्तम शेख सरिया जो है वे अंबुजा सीमेंट फाउंडेशन के कौन है? अध्यक्ष हैं। अब मैं आपसे बात करता हूं, देखिएगा नाबार्ड के बारे में अगर मैं चर्चा करना शुरू करूं तो सबसे पहले हम इसकी पढ़ेंगे फुल फॉर्म क्या होती है कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, के जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उनके विकास करने का राष्ट्रीय बैंक है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कृषि बैंक। स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 में, जिसके अध्यक्ष कौन है? गोविंदा राजुलू चिंताला। और मुख्यालय कहां है? दोनों का मुख्यालय जो है वो कहां है? मुंबई महाराष्ट्र में। मुंबई महाराष्ट्र में अंबुजा सीमेंट और नाबार्ड दोनों का ही हेडक्वार्टर है, दोनों का ही मुख्यालय है। तो समझ में आई होगी बात। अब मैं बात करता हूं आगे। देखिएगा, 2 प्रश्न के बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे आता है। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 ये है कि कार निर्माता कंपनी जो फरारी है, जो फरारी कार निर्माता कंपनी है, अब ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाए गए हैं। अब फरारी जो कार निर्माता कंपनी है इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि इसकी सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन बने हैं? तो देखिएगा 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। 4 ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास है। यहां से आपने बताना है कि कौन अब फरारी के सीईओ बने हैं। तो देखिएगा,
बेनेडेटो विग्ना जो है वे अब फरारी के नए सीईओ बने हैं, ठीक है। लेकिन पदभार उन्होंने संभाला नहीं है, पदभार तो उनका सितंबर से शुरू होगा, अभी तो केवल उनके नाम की घोषणा करी गई है, ये बात आपने जरूर पढ़नी है, ठीक है। अब मैंने कहा सबसे पहले ऑप्शन पे लिखा था रूपिंदर सिंह सोढी। रूपिंदर सिंह सोढी जो है वो अमूल जो आपकी दूध निर्माता कंपनी है उसके एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, प्रबंध निदेशक है। कहा कि जैक डोर्सी कौन है? ट्विटर जो सोशल मीडिया ऐप है इसके सीईओ है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। साथ साथ में विजय शेखर शर्मा जो हैं वे पेटीएम के सीईओ है। तो ये तो हमने एडिशनल जानकारियां पढ़ ली है, इस प्रश्न के साथ साथ होने वाली जानकारियां पढ़ ली है। लेकिन अब मैं बात करता हूं इस प्रश्न की और जानकारियां। देखिएगा, बेनेडिक्टो विग्ना जो है वे अभी से केवल उनके नाम की घोषणा करी गई है। नियुक्ति कब होगी, पदभार कब संभालेंगे, तो 1 सितंबर 2021 से 1 सितंबर 2021 से वे इस पदभार को संभालेंगे। अब जैसे ही एक कोई नियुक्ति होती है तो दूसरा प्रश्न निकल के आता है कि उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर करी गई है। तो उनकी नियुक्ति किनके स्थान पर करी गई है? लुई कैमेलेरी के स्थान पर अब उनकी नियुक्ति कर दी गई है, जो 2020 में ही रिटायर हो गए थे। उसके बाद से ये पदभार संभाला था, एडिशनल सौंप रखा था, लेकिन अब नया जो बना दिया गया वो 1 सितंबर 2021 से इस पदभार को संभालेंगे। अब मैं 2-3 बातें आपको फरारी के बारे में बता देता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इंटरनेशनल महंगी गाड़ियों के लिए फरारी जानी जाती है। उसके बाद में मैं बात करता हूं इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 13 सितंबर 1939 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहां पे है? मार्नेलो, जो कि कहां पे है? इटली में है। और संस्थापक कौन थे? एंजो फरारी जो थे वो फरारी कंपनी के संस्थापक थे, मतलब संस्थापना करने वाले थे, ठीक है। ये सारी बातें मैंने आपको यहां से बता दी है। अब ये 3 प्रश्न के बाद प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे कि सिप्री जो है, सिप्री ईयर बुक 2021 जारी करी गई है। अब ये जो सिप्री ईयर बुक 2021 जारी करी गई है, इसका संबंध किससे है कि भाई इसने किस चीज के बारे में मूल्यांकन किया है, किस चीज के बारे में जानकारियां एकत्र करी है। तो इसका संबंध बताना है आपने, किससे है, कौन से क्षेत्र से इसका संबंध है। तो यहां 4 ऑप्शन आप लोग को मिलते हैं। यहां से देखिएगा, परमाणु हथियार कि जो आपके परमाणु हथियार है उन परमाणु हथियारों की गिनती करी है सिप्री नाम कंपनी ने, ठीक है। अब क्या गिनती हुई है, कैसे गिनती हुई है, उसके बारे में पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहले तो इसमें विभिन्न देश, जितने भी देश हैं उन सभी देशों के परमाणु हथियारों का वर्णन किया गया। इसमें यह बताया गया कि पिछले वर्ष इस देश के पास इतने परमाणु हथियार थे, अब बढ़कर के इतने हो गए या कम हो गए हैं, जो भी कुछ हुए हैं, ठीक है। इन सबका इसने काउंट करे हैं, गिने हैं, उनका मूल्यांकन किया है। भारत के पास 2021 की शुरुआत में 156 परमाणु हथियार है। परमाणु हथियार भारत के पास 156 है, जो 2020 में कितने थे? 150 थे, यानी कि कितने बढ़े? 6 परमाणु हथियार भारत के पास बढ़ गए हैं। बात करता हूं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान के पास कितने हैं? 165 परमाणु हथियार है, जो 2020 में कितने थे? 160 थे, यानी कि इनके पास कितने बढ़ गए हैं? एक साल में 5 परमाणु हथियार बढ़ गए हैं। ऐसे ही चीन के पास 2021 में कितने परमाणु हथियार है? 350 परमाणु हथियार है, जो कि 2020 में कितने थे? 320 थे। मतलब सीधे तौर पर कितने बढ़ गए हैं? 30 परमाणु हथियार चीन के पास बढ़ गए हैं। अब मैं बात करता हूं, देखिएगा, जो टॉप 9 देश हैं, जैसे मैं बात करूं अमेरिका, रूस, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और साथ में दक्षिण कोरिया, इन देशों के पास में 2021 की जो शुरुआत थी उसमें 13,080 परमाणु हथियार है। मतलब कि ये टॉप 9 कंट्रीज है जिनके पास सबसे ज्यादा विश्व में परमाणु हथियार है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं कि केवल अगर मैं रूस और अमेरिका की बात करूं, इन 9 देशों को भी हटा दूं, केवल 2 देशों की बात करी जाए, केवल रूस और अमेरिका, तो इन दोनों के पास ही कुल मिलाकर के कुल हथियारों का 90% है। 90% तो इन 2 देशों के पास है, बाकी 10% पूरे विश्व के पास है। समझ में आई बात? चलिएगा, इतनी सी बातें तो परमाणु के बारे में समझ में आई होगी।
अब ये जारी किया गया है सिप्री ने। सिप्री की पहले आप फुल फॉर्म पढ़िएगा कि स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट हुई इसकी फुल फॉर्म, जिसका मुख्यालय कहां पे है? ओस्लो। ओस्लो कहां है? नॉर्वे में। ओस्लो जो है वो आपका नॉर्वे में है। बात करता हूं स्थापना कब हुई थी? 6 मई 1966 में। 6 मई 1966 में इसकी स्थापना करी गई थी। और साथ साथ में निदेशक की बात करें तो डेन स्मिथ। डेन स्मिथ जो है वे अब सिप्री के कौन है? वे अब सिप्री के निदेशक है, या मैं कहूं कि वे अब सिप्री के डायरेक्टर हैं। तो ये सारी बातें आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। तो ये जानकारी है यहां से समाप्त। उसके बाद प्रश्न नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे कि विवाटेक का 5वां संस्करण जो है वो आयोजित किया गया। विवाटेक का 5वां संस्करण आयोजित किया गया, जिसमें किसने संबोधित किया? कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिसने इस 5वें संस्करण में संबोधन दिया है? कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने अपना 5वें संस्करण में संबोधन दिया है? तो यहां से 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है, आपने बताना है कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं। तो भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विवाटेक का 5वां संस्करण अब आयोजित किया गया है, इस 5वें संस्करण में अब उन्होंने क्या दिया है? संबोधित किया है। और अगर मैं बात करूं कि ये जो 4 ऑप्शन लिखे थे ये चारों के चारों ही किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री हैं, किसी न किसी देश के प्रधानमंत्री हैं। बात करता हूं सबसे पहले सना मारिन, कहां के प्रधानमंत्री है? फिनलैंड के। अब मैं देखिएगा फिनलैंड की प्रधानमंत्री जो सना मारिन है, इसको मैं बहुत बार आप लोगों को बताता हूं। क्यों? क्योंकि ये विश्व में सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी थी, महिला प्रधानमंत्री। मात्र 34 वर्ष की उम्र में ये फिनलैंड देश की प्रधानमंत्री बनी थी, ठीक है। बात करता हूं कि किम बू क्यूम कौन है? दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री हैं। नरेंद्र मोदी कहां के हैं? भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। डेनिज शमिहाल कहां के प्रधानमंत्री हैं? यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री हैं। तो ये हमने 4 प्रधानमंत्रियों के 4 पीएम के बारे में पढ़ लिया है। उसके बाद में बात करेंगे प्रश्न की तरफ। देखिएगा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल रूप से संबोधित किया कि गए नहीं, क्योंकि कोरोना वायरस ऐसा है कि आवागमन कहीं भी हो नहीं पा रहा है, ठीक है। चलिएगा, उन्होंने इस कार्यक्रम में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। उन्हें गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था, जिसमें बात करता हूं कि उन्होंने दुनिया को ये कहा कि 5 आधार बताए, 5 स्तंभ बताए कि भाई 5 आधार पर आप भारत देश में निवेश करिएगा। आप आइएगा, भारत देश में इन्वेस्ट करिएगा, खर्चा करिएगा, ताकि यहां रोजगार भी बढ़ सके और आप लोगों का भी फायदा हो सके। वो 5 आधार कौन कौन से, वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले प्रतिभा के, भारत के जो लोग हैं प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, ठीक है। दूसरी बात कि भारत जो है वो विश्व में बहुत बड़ा बाजार है। तीसरी बात कि भारत जो देश है उसमें बहुत पूंजी है, तो आप पूंजी निवेश भी कर सकते हैं, ठीक है। चौथी बात बताई कि पारिस्थितिक तंत्र, और 5वीं बताई कि भाई खुलेपन की संस्कृति। भारत देश एक ऐसी संस्कृति है जो किसी भी दूसरी संस्कृति को आसानी से अपनाने में सक्षम है। ये 5 आधार बताए, इन 5 आधार पर आप भारत देश में निवेश करिएगा। ये सारी बातें थी, ठीक है। ये कार्यक्रम जो है वो 2000, अगर मैं बात करूं ये विवाटेक का जो कार्यक्रम हो रहा है ये 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा 2016 से प्रतिवर्ष आयोजित किया जा रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं कि कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो ये प्रतिवर्ष पेरिस में आयोजित किया जा रहा है, ठीक है। समझ में आई होगी बात। और इस वर्ष का जो आयोजन हुआ, इस वर्ष का आयोजन कब से कब तक हुआ? 16 से 19 जून तक इसका आयोजन चल रहा है, ठीक है। और ये कार्यक्रम जो है वो पहली बात प्रौद्योगिकी, दूसरी बात नवाचार और तीसरी बात है स्टार्टअप, तीनों को एक साथ जोड़ता है, तीनों को एक साथ जोड़ता है। इसलिए इस कार्यक्रम का अपना विशेष महत्व है, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं आगे। अब 5 प्रश्न हमारे समाप्त हुए, तो 5 के बाद हमारा आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है कि संकल्प से सिद्धि मिशन वन धन एक पहल है जिसको किसने शुरू किया है? कि संकल्प से सिद्धि एक मिशन वन धन पहल है जो किसके द्वारा शुरू करी गई है? बिल्कुल आप लोगों के जवाब सही आ रहे हैं। आप लोग अपने जवाब को जरूर कमेंट करके बताइएगा, जरूर आप लोग अपने जवाब को कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। उसके बाद अगर हो सके तो आप इस प्रश्न की जानकारियां भी एकत्र करें, थोड़ी सी जानकारियां आप लोग और दें। अगर आप लोग अपनी जानकारियां देंगे तो मैं आपको यहां पर नाम और आपकी एडवाइस, आपकी सलाह को मैं डिस्प्ले पर दिखाऊंगा भी, ठीक है।
अच्छे से इसको कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद कहा था मैंने, कल प्रश्न पूछा था कि ओडी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया है, तो ओडी ने जो अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया वो विराट कोहली ने को बनाया गया है, जो कि आपके कमेंट में जिनके भी जवाब आए थे बिल्कुल सही जवाब आए थे। ठीक है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी थी। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 है कि रिपोर्ट इट डोंट शेयर इट, कि रिपोर्ट इट इसकी रिपोर्ट करिएगा, डोंट शेयर इट इसे शेयर ना करिएगा। ये पहल जो है ये किसके द्वारा शुरू करी गई है, किसके द्वारा ये पहल जो है ये शुरू करी गई, तो यहां से देख लीजिएगा ये फेसबुक ने ये पहल शुरू करी है, फेसबुक के द्वारा ये पहल जो है ये शुरू करी गई है। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई तो पहले पढ़ेंगे 4 ऑप्शन के बारे में। सबसे पहला लिखा है ट्विटर। अब देखिएगा ट्विटर जो है वो भी फेसबुक की सारी सोशल मीडिया की ऐप है। अगर मैं बात करूं ट्विटर की स्थापना कब हुई थी, तो 21 मार्च 2006 में हुई थी। सीईओ कौन है? जैक डोर्सी, ये इसके बारे में तो हमने अभी पढ़ भी लिया है। उसके बाद में लिंक्डइन 5 मई 2003 में, जिसके सीईओ कौन है? रयान रोसलान्स्की। ठीक है, और ब्लॉगर जो है इसकी स्थापना 23 अगस्त 1999 में करी गई थी। तो समझ में आई बातें? ये जानकारियां जो है ये तो हमने कहां से पढ़ी है, ये जानकारियां तो हमने केवल ऑप्शन से पढ़ी है। कहां से पढ़ी है? ऑप्शन से पढ़ी है। उसके बाद में बात कर लेता हूं कि फेसबुक के द्वारा शुरू करी गई है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो बाल दुर्व्यवहार सामग्री होती है, जो कई बार आपने सोशल मीडिया पे ऐसी देखी होगी, जो बच्चों के प्रति जो संवेदनशील चीजें डाली जाती है, उन सभी संवेदनशील चीजों को क्या करें? रिपोर्ट करें, उनकी रिपोर्ट करें और उनको शेयर ना करें बिल्कुल भी। ये इसका उद्देश्य है। इससे क्या होगा कि कई बार आपने सोशल मीडिया पर देखी होगी कि बच्चों की नग्नता संबंधी या यौन गतिविधियां दिखाई जाती है, जिनको आपने रोकना है, जिनकी आपने रिपोर्ट करनी है, जिनको आपने ब्लॉक करना है, उनको शेयर नहीं करना है। ठीक है, ये इसका उद्देश्य है। इसके साथ क्या होगा कि जो फेसबुक है उसने कई जो सामाजिक एनजीओज हैं उनके साथ भी समर्थन कर लिया है, उनके साथ भी सहयोग कर लिया गया है, ताकि इस चीज को आगे तक बढ़ावा दिया जाए। कई बार ऐसा होता है कि कई चीजें बच्चों की इस प्रकार से प्रसारित होने से बच्चे मानसिक दबाव में आ जाते हैं, बच्चे जो है उनकी मानसिकता को ठेस पहुंचती है, बच्चे जो है उनकी क्रिएटिविटी की स्थान पर वो कहीं और घूमने, उनका मस्तिष्क काम करने लगता है। तो इन सब बातों को रोकने के लिए ही इस चीज को शुरू किया गया है फेसबुक के द्वारा। अब मैं आपसे थोड़ी सी जानकारी फेसबुक की दे देता हूं कि सीईओ कौन है? मार्क जकरबर्ग। मुख्यालय कहां है? कैलिफोर्निया, अमेरिका में। ये इसमें एक बात समझिएगा कि जो आप फेसबुक चलाते हैं कितनी भाषाओं में चला सकते हैं, तो 111 लैंग्वेज, 111 भाषाओं में आपकी फेसबुक जो है ये उपलब्ध है, जिसकी स्थापना 4 फरवरी 2004 में करी गई थी। लेकिन उस समय इसका नाम क्या था? उस समय इसका नाम था द फेसबुक। लेकिन 2005 में, अगले ही वर्ष, इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया था? फेसबुक कर दिया गया था। तो ये सारी जानकारियां हैं जो आपको इसके साथ साथ में मिल जाती हैं। उसके बाद अगला प्रश्न नंबर 7 आता है कि जिला कॉम्प्लेक्स बजट जो है इसको 2 गुना कर दिया गया। अब इसको 2 गुना जस्ट डबल कर दिया गया है। किसके द्वारा कर दिया है? कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा राज्य है या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जिसके द्वारा ये कार्य जो है वो कर दिया गया? तो यहां से देखिएगा जम्मू कश्मीर। आपका जो आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा? जम्मू कश्मीर रहेगा। ठीक है, चलिएगा बात करते हैं आगे। अब एक जानकारी इस स्लाइड में आपके लिए और इंपॉर्टेंट जानकारी है। क्या जानकारी है कि आज मैंने जो 4 ऑप्शन थे उन चारों राज्यों के, उन चारों या केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, इनके मैं आप लोगों के सामने क्या लेके आया हूं? लोक नृत्य लेके आया हूं कि वहां कौन कौन से लोक नृत्य प्रचलित हैं। सबसे पहले जम्मू कश्मीर, भांड जश्न, डमहल, कुद, बच्चा नगमा, रूफ, हाफिजा, ये सारे के सारे लोक नृत्य हैं जो कि जम्मू कश्मीर में वर्तमान में प्रचलित हैं। दूसरा है उत्तराखंड, इसके लोक नृत्य कौन कौन से? झुमेलो, तांदी, छपेली, चौफुला, छोलिया, मंडान, झोड़ा, ये सारे के सारे वहां के लोक नृत्य हैं। राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो घूमर, कालबेलिया, चंग, तेरा ताली, चरी, गेर, गिंदड़, पनिहारी, ये सारे के सारे राजस्थान के लोक नृत्य हैं। बात करता हूं केरल के, कथकली, डप्पू काली, सरपम, बेला, काली, कोलम, थुलल, कुम्मी डांस, ये सारे के सारे जो हैं ये आपके कहां के लोक नृत्य हैं? ये आपके केरल के लोक नृत्य हैं। ठीक है, तो सारी बातें इतनी समझ में आई होगी।
अब हम ऑप्शन की से बढ़कर के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि जम्मू कश्मीर प्रशासन के द्वारा घोषणा करी गई है। अब पिछले वर्ष का जो बजट था वो था 5,134 करोड़, 5,134 करोड़, जो इस वर्ष बढ़कर के 12,600 करोड़ हो गया। मतलब ऐसा समझिएगा कि दोगुना से भी कुछ ज्यादा हो गया है अब की बार का बजट। ठीक है, बात करता हूं कि इसकी जो घोषणा करी गई थी वो उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में करी गई थी। ठीक है, तो ये सारी बातें थी जो कि इस प्रश्न से आपके सामने आ जाती है। जिसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 कि कौन सा प्रशासन ऐसा है जिसने सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा करी है। अब ऐसा कौन सा प्रशासन है जिसने कि सामुदायिक रेडियो नेटवर्क जो है ये शुरू करने की घोषणा करी है, तो कौन सा ऑप्शन रहेगा? यहां से आप लोग देखिएगा, आंसर इसका रहेगा आंसर ए, यानी कि आपका लद्दाख प्रशासन जो है उसके द्वारा ये कदम उठाया गया है। बात कर लेता हूं आगे ये कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा ये कदम उठाया गया। अब ये 2022 की शुरुआत तक ये शुरू हो सकेगा। 2022 यानी कि लगभग ऐसा समझिएगा कि ये 9, 10, 11, 12 महीने इसके शुरू होने में लगेंगे। इसका उपयोग कैसे किया जाएगा कि लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए, यानी कि शिक्षा और आपदा प्रबंधन के लिए क्षेत्र में आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जो सामुदायिक रेडियो नेटवर्क शुरू करने की घोषणा करी गई, इसके बारे में मैं आपसे बता रहा हूं। ठीक है, चलिएगा बात कर लेते हैं लद्दाख के बारे में। तो लद्दाख के बारे में आपको पता होना चाहिए, लद्दाख जो है वर्तमान में भारत देश का केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि 2019 में बना दिया गया था। गठन कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 में। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लेकिन सबसे कम आबादी वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है, मतलब के पहाड़ों के बीच में है। दूसरी बात है कि बर्फ लगातार लगभग इसमें जमी रहती है, जिस कारण से लोग कम रहते हैं वहां पर। लोगों का रहन सहन जो है वो इसके बिल्कुल विपरीत है, इसलिए वहां कम आबादी है। जिसकी राजधानी कहां है? लेह। जिले कितने हैं? 2। सबसे पहला लेह और दूसरा कौन सा? कारगिल। ये जलवायु अत्यंत शुष्क और कठोर है। यहाँ की जो जलवायु है बहुत ही शुष्क है और बहुत ही कठोर जलवायु है, जो कि जीवन जीने के लिए विपरीत परिस्थितियां पैदा करती हैं। इसलिए यहाँ पर लोग कम है, आबादी कम है। समझ में आई बात? ये सारी बातें लद्दाख की पढ़ ली है। आइएगा प्रश्न नंबर 9 कि डीप ओशियन मिशन। अब एक मिशन को मंजूरी दे दी गई है जिसका नाम है डीप ओशियन मिशन। डीप ओशियन मिशन जो है इसको मंजूरी किस मंत्रालय के द्वारा दी गई है? तो ये किसके द्वारा लागू किया जाएगा? कौन सा ऐसा, हालांकि इसे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसको लागू करने की घोषणा करी है, लेकिन इसको लागू करेगा कौन सा मंत्रालय? तो इसे पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय लागू करेगा। इसे कौन सा मंत्रालय लागू करेगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय। इसके बारे में अगर मैं बात करूं तो देखिएगा, कार्मिक जन शिकायत मंत्रालय किसके अधीन है? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय किसके अधीन है? डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, जन कल्याण मंत्री भी हैं, साथ साथ में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी है। ठीक है, जल शक्ति मंत्रालय गजेंद्र सिंह शेखावत के अधीन है। पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य पालन का मंत्रालय किसके अधीन है? गिरिराज सिंह के अधीन है। तो ये बातें मैंने आपको एडिशनल दी हैं, केवल आपके मंत्रालय याद कराए हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बात करता हूं कि इसका उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य कि जो जैव विविधता है, जलवायु परिवर्तन है, इनके प्रभाव का अध्ययन करना, इन सबके प्रभाव का अध्ययन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है। और थर्मल ऊर्जा के स्रोतों का पता लगाना भी इसका मुख्य उद्देश्य है। अब मैं बात करता हूं आगे कि मिशन की अनुमानित लागत कितनी है? 4077 करोड़। 4077 करोड़ जो है वो इस मिशन की अनुमानित लागत है, जो कि इसकी अवधि कितने वर्ष के लिए है? तो 5 वर्ष के लिए। और किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया जाएगा? पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा इसे लागू किया जाएगा। तो ये जानकारी आपके सामने आई। आखिरी आज का प्रश्न है कि मई महीने के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ, देखिएगा जनवरी 2021 से प्रति महीने, हर महीने एक खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड आईसीसी के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब मैंने कहा कि ये सारे के सारे जो हैं ये विजेता है किसी न किसी मंथ के, लेकिन इस मई महीने के लिए जो पिछले गया, उस मई महीने के लिए जो मुशीफुकुर रहमान है, जो कि मुशीफुकुर रहमान है, बांग्लादेश के खिलाड़ी है, उनको प्लेयर ऑफ द मंथ मई चुना गया है। ठीक है, अब मैं इन सब खिलाड़ियों की भी बात कर लेता हूं, देख लीजिएगा।
पुरुष खिलाड़ी बांग्लादेश के मुशफिकुर रहमान और महिला खिलाड़ी स्कॉटलैंड की कैथरीन ब्राइस। समझ में, पुरुष और महिला दोनों को दिया जाता है। अब मैंने कहा कि 2021 के सभी मंथ ऑफ द प्लेयर देख लीजिएगा। जनवरी के कौन थे पुरुष खिलाड़ी? ऋषभ पंत। महिला कौन थी? शबनम स्माइल। फरवरी के पुरुष खिलाड़ी रविचंद्रन अश्विन। महिला थी टैमी ब्लूट माउंट। उसके बाद में मार्च के कौन थे? भुवनेश्वर कुमार और महिला कौन थी? लिजेल ली। उसके बाद में अप्रैल के कौन थे? बाबर आजम पाकिस्तान के। बाकी महिला कौन सी थी? एलिसा हिली। यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च में भारत को मिला, अप्रैल में मिला है जाकर के पाकिस्तान को ना, और उसके बाद में मई में मिला है जाकर के बांग्लादेशी खिलाड़ी को। तो ये सारी बातें समझ में आई। तो ये थी हमारी आज की जानकारी। क्योंकि आईसीसी के बारे में मैं बार बार बताता रहता हूं, इसलिए आईसीसी के बारे में चर्चा नहीं करी। आज की करंट अफेयर्स कैसी लगी आपको जरूर आपने कमेंट करके बताना है, और जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है उसको आपने डीपली उसके अध्ययन करते हुए कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मां सरस्वती की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।